गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इंडिया जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कल वाली क्लास में हमने जो 16 महाजन पद हैं उनके विषय में किया था, लेकिन उसमें से हमारे 10 ही हो पाए थे। आगे आज का हमारा 11वां है पंचाल महाजन पद, उसकी राजधानी और जो वर्तमान में स्थिति थी उनके नाम आगे शुरू करते हैं। पंचाल हमारा 11वां महाजन पद है। इसकी राजधानी उत्तर पांचाल की अहिछत्र, दक्षिण पांचाल की काम्पिल्य, यानी पंचाल की दो राजधानी थी। उत्तर पांचाल की अहिछत्र थी और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। रुहेलखंड और गंगा यमुना दो आपका क्षेत्र वर्तमान में पांचाल का क्षेत्र आता है। 12वां है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा और कहाँ है? मथुरा जिला के अंदर है। असमक की राजधानी पोटन या पोटली। असमक की राजधानी क्या है? पोटन या पोटनी। गोदावरी नदी के तट पर मालवा उज्जैनी के पास का क्षेत्र हमारा इस महाजनपद के अंदर वर्तमान में आता है। अवंती, अवंती की भी दो राजधानियां हैं, उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिण अवंती महिष्मती। देखो स्टूडेंट्स, अवंती की भी दो राजधानियां थी, उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिण अवंती की महिष्मती। इसका वर्तमान स्थिति जो थी वो मालवा उज्जैनी का क्षेत्र था। गांधार हमारा 15वां महाजनपद है और गांधार की राजधानी क्या भाई? तक्षशिला। वर्तमान में तक्षशिला कश्मीर, अफगानिस्तान, पेशावर का क्षेत्र यहाँ पर लिया गया है। फिर है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। वर्तमान स्थितियों में कश्मीर पामीर का क्षेत्र, कश्मीर और पामीर का क्षेत्र इसके अंदर आता है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स, अशोककालीन मौर्य साम्राज्य के जो प्रांत थे वो कौन कौन से थे भाई? यानी मौर्य काल के अशोक के समय में जो साम्राज्य थे, जो प्रांत थे, उन प्रांतों के नाम, उनकी वर्तमान स्थिति कहाँ पर है और उनकी राजधानी कौन कौन सी है। सबसे फर्स्ट है उत्तरापद। उत्तरापद पाकिस्तान में है वर्तमान में, इसकी राजधानी तक्षशिला। प्राच्य या मध्य प्रदेश, इसकी बिहार में है, राजधानी पाटलिपुत्र। अवंती की वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश में है, इसकी राजधानी उज्जैनी। दक्षिणापद की स्थिति आंध्र प्रदेश में है और इसकी राजधानी सुवर्णगिरी है स्टूडेंट्स। कलिंग, कलिंग एक प्रांत था और प्रांत किसकी स्थिति क्या है? उड़ीसा के अंदर और इसकी राजधानी थी तोसाली स्टूडेंट्स। दोबारा फिर देखो, उत्तरापद इसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के अंदर है और इसकी राजधानी तक्षशिला में है। फिर प्राच्य मध्य प्रदेश, इसकी वर्तमान स्थिति बिहार में, राजधानी पाटलिपुत्र। अवंती की वर्तमान स्थिति मध्य प्रदेश, राजधानी उज्जैनी। दक्षिणापद की आंध्र प्रदेश सुवर्णगिरी और कलिंग की उड़ीसा, इसकी राजधानी क्या है? तोसाली है। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके विषय में भी जान लेते हुए कि अधिकारी और क्या क्या उनके कार्य थे। अगरमात्या एक अधिकारी है जिसका मेन काम था सम्राट का मुख्यमंत्री और उसका सहायक। अगरमात्या सम्राट का मुख्यमंत्री और सहायक होता था। महामात्र जो था प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे। राजूक प्रांतीय राज्य के उच्च अधिकारी, युक्त और युक्तक राजस्व संग्रह करने वाला होता था। प्रादेशिक जिले का पदाधिकारी होता था। प्रादेशिक जिले का पद अधिकारी, युक्त और युक्तक राजस्व संग्रह करने वाला, राजयुग प्रांतीय स्तर के उच्चाधिकारी और महामात्र प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष। अगरमात्या की बात करते हैं, सम्राट का मुख्यमंत्री और उसका सहायक होता था स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स आगे अशोक के शिलालेख के विषय में कर लेते हैं कि अशोक ने जो अपने शिलालेख दिए थे कहाँ कहाँ से दिए, उनके जिले, उनकी लिपि और उनकी प्राप्ति का स्थान। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले है शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी की खोज 1836 में पेशावर पाकिस्तान के अंदर
और यहाँ पर लिपि का नाम क्या था? खरोष्टी लिपि। क्योंकि स्टूडेंट्स जब अशोक का टाइम था उसमें दो ही लिपियाँ थी हमारी, ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि। तो शाहबाजगढ़ी जो स्थान है उसके खोज का वर्ष क्या है? 1836। और ये पेशावर पाकिस्तान के अंदर थी। लिपि की बात करते थे यहाँ पर खरोष्टी लिपि थी। फिर मानसेहरा खोज का वर्ष 1889, जिला हजारा पाकिस्तान और लिपि खरोष्टी लिपि। जूनागढ़ 1822, गिरनार सौराष्ट्र में। लिपि की बात करते हैं तो ब्रह्मी लिपि। कालसी 1837 में, देहरादून उत्तराखंड के अंदर। कालसी 1837 देहरादून उत्तराखंड के अंदर। लिपि कौन सी थी भाई? ब्रह्मी लिपि थी। सोपारा 1882 में। सोपारा प्राप्ति का स्थान 1882, थामा सौराष्ट्र में, ब्रह्मी लिपि में था। धौली 1837 में, पूरी उड़ीसा में। धौली की बात करते हैं तो 1837 में पूरी उड़ीसा में ये ब्रह्मी लिपि के अंदर था भाई। जोगढ़ 1850 में। गंजाम कहाँ है? उड़ीसा के अंदर, ब्रह्मी लिपि में। ईरागुड़ी 1916 में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर। और इसकी लिपि का भी नाम क्या था? ब्रह्मी था। शाहबाजगढ़ी 1836 में, मानसेरा 1889 में, जूनागढ़ 1822 में, कालसी 1837 में, सोपारा 1882 में, धौली 1837 में, जोगढ़ 1850 में और ईरागुड़ी 1916 में। स्टूडेंट्स सिर्फ दो हमारे शिलालेख खरोष्टी लिपि में हैं, बाकी सारे ब्रह्मी लिपि में थे। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध के जो प्रचारक थे उनके नाम कहाँ कहाँ भेजे, ये सारा आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। महेंद्र और संघमित्रा जो थे वो श्रीलंका भेजे गए थे। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा कहाँ भेजे गए भाई? श्रीलंका। सोन और उत्तरा को सुवर्ण भूमि के पास भेजा गया था। धर्मरक्षित को पश्चिम भारत में भेजा गया। महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र में भाई। देखो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में, सोन उत्तरा को सुवर्ण भूमि में, धर्म और रक्षित को पश्चिमी भारत में और महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र में। मंजिनंतिक को कश्मीर गांधार में, रक्षित को उत्तरी कनारा के अंदर, महारक्षित को यमन राज्य में और महादेव मैसूर के अंदर। स्टूडेंट्स मंजिनांतिक को कहाँ भाई? कश्मीर गांधार में, रक्षित को उत्तरी कनारा के अंदर, महारक्षित को यमन राज्य में और महादेव को मैसूर के अंदर भेजा गया। स्टूडेंट्स अशोक के 14 शिलालेख थे। उन शिलालेखों के विषय में क्या है वो भी आगे जान लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट है प्रथम शिलालेख। पशु वध पर प्रतिबंध किया गया, विशेषकर उत्सवों के अवसर पर, जैसे राजकीय रसोई में 3 पशुओं को, 2 मोर और 1 हिरण के वध की पुष्टि होती है। जो प्रथम शिलालेख था वहाँ पर पशु के वध को प्रतिबंधित किया गया, विशेषकर उत्सवों के अवसर पर, परंतु इनको छोड़कर राजकीय रसोई में 3 पशु थे, 2 मोर और 1 हिरण के वध की पुष्टि प्रथम शिलालेख में होती है। दूसरा शिलालेख चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, श्रीलंका की भूमि का उल्लेख मिलता है। दूसरे विलेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल का पुत्र, श्रीलंका की भूमि का उल्लेख मिलता है। 2 प्रकार की चिकित्सा सुविधा, एक मनुष्य के लिए, दूसरी पशुओं के लिए राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाने की पुष्टि भी यहाँ पर होती है। दूसरे शिलालेख के अंदर 2 प्रकार की चिकित्सा सुविधा है, एक मनुष्यों के लिए और दूसरी पशुओं के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराए जाने की पुष्टि की जाती है दूसरे शिलालेख से। वृक्षारोपण पर बल एवं सड़कों के कुएं खुदवाने की जानकारी भी इस अभिलेख से मिलती है। वृक्षारोपण पर बल एवं सड़कों के किनारे पर कुएं खुदवाने की जानकारी भी इस अभिलेख से मिलती है। फिर अभी तीसरा अभिलेख में युक्त को, राजू को, प्रादेशिकों को प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर साम्राज्य के सभी भागों में दृष्टांत में जाने का आदेश दिया गया।
धर्म के प्रसार के लिए कार्य में हाथ बटाने का आदेश भी तीसरे शिलालेख के अंदर दिया गया। माता पिता एवं पुत्र के आत्मीय संबंध, मित्र व संबंधियों के संबंध और ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति आदर एवं सम्मान की पुष्टि भी इस अभिलेख में दी गई है। वध एवं अपव्यय पर प्रतिबंध लगाया गया। तीसरे अभिलेख में स्टूडेंट्स युक्तकों, राजूकों, प्रादेशिकों को प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर साम्राज्य के सभी भागों में क्या कर दिया गया भाई, शासन के लिए जाने का आदेश दे दिया और धर्म के प्रसार के लिए हाथ बटाने का आदेश दिया गया। माता पिता एवं पुत्र के आत्मीय संबंध, मित्र, इन संबंधों का ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति आदर एवं सम्मान की पुष्टि की गई। वध एवं अपव्यय पर प्रतिबंध किया गया। चौथे में धर्म के प्रति अत्यधिक आस्था एवं सम्मान, सर्वजन समभाव की सामाजिक व्यक्ति की गई। 5वें में अशोक एवं उसके परिवारजनों द्वारा लोक हितकारी कर्म की पुष्टि की गई। धर्म से संबंधित कार्यकारिणी की नियुक्ति की गई। ग्रीक, कंबोज, गंधार, ऋथिक, पिटनिक लोगों के कल्याण की पुष्टि 5वें अभिलेख में मिलती है। कारागार के बंदियों का कल्याण भी मिलता है। कुलीन, किंचन और सेवक, इन सभी का कल्याण 5वें अभिलेख में दिया गया है स्टूडेंट्स। आगे है छठा अभिलेख, सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन। सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन छठे अभिलेख में है। इसमें लोकप्रिय निर्देश है कि हर समय चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ या मैं स्त्रियों के कक्ष में हूँ या पाठशाला में हूँ या वाहन पर हूँ या मैं अपनी वाटिका में हूँ, जहाँ कहीं भी हूँ, मेरे संदेश वाहक सार्वजनिक जीवन के संबंध में मुझे लगातार सूचित करते रहेंगे। यानी कि छठे अभिलेख में बताया गया है सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। इसमें लोकप्रिय निर्देश यह दिया गया है कि हर समय चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ या मैं स्त्रियों के कक्ष में हूँ, चाहे पाठशाला में हूँ या वाहन पर हूँ, मैं अपनी वाटिका में हूँ, जहाँ कहीं भी हूँ, मेरे को संदेश वाहक सार्वजनिक जीवन के संबंध में लगातार सूचित करते रहे। फिर 7वां अभिलेख है भाई, सभी आह्वान यानी सभी संप्रदायों के बीच सह अस्तित्व, आत्म संयम और मानसिक शुद्धता का आह्वान भी 7वें अभिलेख में किया गया। क्या किया गया भाई? सभी संप्रदायों के बीच में सह अस्तित्व, आत्म संयम और मानसिक शुद्धता का आह्वान 7वें शिलालेख में किया गया। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। 8वां भाई, धर्म यात्राओं के विषय में वार्तालाप। धर्म की जो यात्राएं थी उनके विषय में वार्तालाप 8वें शिलालेख में किया गया है। अगर 9वें की बात करते हैं तो तुच्छ एवं अनावश्यक विषयों के विरोध में, तुच्छ एवं अनावश्यक विषयों के विरोध में जानकारी, धर्म संबंधित उत्सवों पर बल भी 9वें शिलालेख में दिया गया है। अशोक की संसारिक प्रसिद्धि गौरवपूर्ण प्रसिद्धि की नहीं, वरना धर्म विषयक क्षेत्रों में गौरव गान की इच्छा का वर्णन भी 10वें शिलालेख में दिया गया है कि अशोक की संसारिक प्रसिद्धि क्या थी, गौरवपूर्ण प्रसिद्धि ही नहीं थी, वरना धर्म विषयक क्षेत्रों में गौरव गान की इच्छा का वर्णन भी इसमें किया गया है। स्टूडेंट्स आगे है स्टूडेंट्स 11वां शिलालेख, धर्म को महिमा प्रदान करना, धर्म की प्रशंसा करना, उनकी अनुशंसा करना और धर्म में सहयोग एवं धर्म की शिक्षा। यानी कि जो 11वां शिलालेख है वो सारा का सारा धर्म के विषय में है, क्योंकि धर्म को महिमा प्रदान करना, धर्म की प्रशंसा करना, धर्म में सहयोग देना और धर्म की शिक्षा, ये सारा 11वें शिलालेख में दिया गया है। अशोक के विभिन्न धर्मों के प्रति समान मनोभाव को दर्शाता है। कौन? 12वां शिलालेख अशोक के अलग अलग धर्मों के प्रति समान मनो के भाव को दर्शाता है। कौन? 12वां शिलालेख। महत्वपूर्ण कथन यह है, वह जो अपने संप्रदाय का सम्मान करता है, अन्य संप्रदायों की आलोचना करता है, पूरी तरह अपने विश्वास के प्रति समर्पित होकर संप्रदायों में सकारात्मक पक्षों को प्रकाशित करता है, वह अपने संप्रदाय को भी प्रचंडता से हानि पहुंचाता है। यानी 12वें शिलालेख में अशोक के विभिन्न धर्मों के प्रति समान मन के भाव को दर्शाया गया है।
इसमें महत्वपूर्ण कथन है कि वह जो अपने संप्रदाय का सम्मान करेगा, अन्य संप्रदाय की आलोचना करेगा, पूरी तरह अपने विश्वास के प्रति समर्पित होएगा, संप्रदाय के सकारात्मक पक्षों को प्रकाशित करेगा, वह अपने संप्रदाय को भी प्रचंडता से हानि पहुंचाता है। और जो फिर आपका 13वां शिलालेख है वो कलिंग युद्ध के बारे में, 14 में से 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देता है, जहां 1 लाख व्यक्तियों का नृशंस हत्या हुई, 1.5 लाख व्यक्ति निर्वासित हुए। अशोक ने इस पीड़ादायी घटना को नैतिक जिम्मेदारी का वहन करते हुए पश्चाताप किया और उसे यह अनुभूति हुई कि धर्म की सबसे महान एवं पवित्र विजय है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख भी इसका 13वां अभिलेख ही है। सबसे लंबा अभिलेख कौन सा भाई? 13वां। और कलिंग के युद्ध के बारे में भी जानकारी कौन देता है भाई? 13वां अभिलेख देता है, जहां पर बताया गया है कि 1 लाख व्यक्तियों की नृशंस हत्या की गई, 1.5 लाख व्यक्ति निर्वासित हुए। अशोक ने इस पीड़ादायी घटना की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पश्चाताप किया, अनुभूति की कि धर्म ही सबसे महान और पवित्र विजय है। अशोक का सबसे लंबा भी कौन सा है भाई? 13वां शिलालेख है। और लास्ट है, जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया और अन्य अभिलेखों के माध्यम से उनको जानकारी भी दी गई। किसमें? 14वें शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया और अन्य अभिलेखों के माध्यम से उसको जानकारी भी दी गई। फिर संगम वंश की बात कर लेते हैं भाई। संगम वंश, तो संगम वंश में आपका चेर, चोल, पांडे थे। चेर, चोल, पांडे। संगम वंश के 3 थे, चेर, फिर चोल, फिर पांडे। चेर का धनुष, चोल का शेर और फिर आपका पांडे की बात करते हैं तो मछली भाई। चेर, चोल, पांडे से आपने याद करना है। तो चेर का राजकीय प्रतीक धनुष था, धनुष के बाद फिर चोल का शेर था और पांडे का भाई मछली था। पांड्या कौन था? मछली था। अब बात करते हैं इनकी राजधानियों की। चोल वंश की प्रथम राजधानी उरैयूर, दूसरी कावेरीपट्टनम, उरैयूर, कावेरीपट्टनम। और बात करें चेर वंश की, चेर वंश की वज्जी और करूर, चेर वंश की वज्जी और करूर। पांडे वंश की पुरानी मैदुर और दूसरी थी कपाटपुरम या अल्लोराई। यानी कि पांडे वंश की प्रथम जो राजधानी है वो थी पुरानी मैदुरे और जो दूसरी है वो थी कपाटपुरम या अल्लोराई। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ा। अशोक में के बाद जो संगम वंश था, जो हरियर और बुक्का के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी और अपने पिता के नाम पर ही इस वंश की स्थापना की गई थी, संगम वंश। यहाँ फिर हमने 3 वंशों के बारे में पढ़ा, चेर, चोल, पांडे। चेर का राजकीय प्रतीक धनुष, चोल का शेर और पांडे का मछली और उनकी राजधानियों के विषय में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।